चाहूंगी, डॉक्टर या राजनीतिज्ञ? राजनीतिज्ञ। सपा या विपक्ष? सपा। हॉस्पिटल या विधानसभा? विधानसभा। न्यूट्रिशन या पोस्टर वॉर? न्यूट्रिशन। बच्चे या युवा वर्ग? दोनों। ग्लोबल मंच या फिर यूपी विधानसभा? ग्लोबल। अखिलेश यादव या आजम खान? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। सपा का संदेश या विकास, सपा का संदेश क्या होगा, विकास या जातीय समीकरण? विकास हर समय। और टीवी डिबेट्स में शालीनता या फिर आक्रामकता? शालीनता से अपने अपोनेंट को गिराना, ये सबसे बड़ी आक्रामकता है। पोस्टर वॉर की बात करें तो रणनीति या फिर विवाद? रणनीति। भविष्य के फोकस की बात करें तो डॉक्टरी या फिर राजनीति? राजनीति। और यूपी पेटिकॉन या फिर चुनावी रैली? चुनावी रैली। विवादित टिप्पणी सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक। हर समय समाज सकारात्मक को आगे बढ़ाता है। मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव? भविष्य अखिलेश यादव। और समाज सेवा या फिर प्रचार, पार्टी का प्रचार? नहीं, समाज सेवा। बिना समाज सेवा कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अखिलेश यादव। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट। और मुलायम सिंह यादव? अविस्मरणीय है। योगी आदित्यनाथ जी? बड़बोलापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? झूठ की बड़ी दीवार। आजम खान? बड़ी नींव। डिम्पल यादव? शालीनता। इकरा हसन? धारदार आवाज। और मायावती? बहुजन की बड़ी नेता। राहुल गांधी? ट्रांसफॉर्म्ड न्यू लीडर। और एक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके आप क्या कहेंगे, एक वर्ड में आंसर? पारिवारिक, बाहुबली, बड़े स्ट्रेटेजी। नमस्कार, लास्ट टाइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने गांव की सादगी से लेकर ग्लोबल मंच तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में बच्चों को नई जिंदगियां दी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ शालीनता और स्वभाव, अपने अच्छे स्वभाव के साथ भीड़ से अलग होकर अपनी एक पहचान बनाई है। उन्होंने डॉक्टर होने के नाते बच्चों को नई जिंदगियां दी हैं और साथ ही समाज सेवी होने के साथ जनता का विश्वास भी जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा की। और आज हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफर से लेकर उनकी बाल रोग विशेषज्ञ बनने की सफर तक पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके सफर के बारे में कि कैसे आपने एक गांव से उठकर ग्लोबल मंच तक अपनी पहचान बनाई है और क्या कुछ आप अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? धन्यवाद पलक जी। और अगर हम स्मृतियों में जाए तो हम लोग एक अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे। हमने वो दौर देखा है जब लखनऊ में साइकिल से वो चलते थे और साइकिल से फिर घर में पहला स्कूटर आना, पहली कलर टीवी आना, और फिर एक मध्यम वर्गीय परिवार जो शिक्षक बैकग्राउंड से है तो उसकी उम्मीद यही होती है उसके बच्चे पढ़ लें। तो हम लोग लखनऊ के मूलता निवासी हैं। लखनऊ के पास गुसाईगंज जगह है, ये मोहनलालगंज विधानसभा में लगता है। यहाँ पे हमारा गांव है। वहाँ से मेरे पिताजी पढ़ने आए, मेरी माताजी शिक्षिका थी और उन्होंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ बताई कि अगर ज़िंदगी में बड़े बनना है तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप कोई बहुत बड़े राजघराने के हैं या बहुत बड़े बाहुबली कहीं हैं, या फिर जो दूसरा रास्ता हो सकता है वो है शिक्षा। और शिक्षक के बेटे को ये बात उस समय समझ में आ गई और शिक्षा के रास्ते में चलते हुए मैंने उनकी जितनी भी आशाएं हैं मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वो पूरा कर पाऊँ। और धीरे धीरे करते हुए मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ बना। MBBS CPMT में हम लोग के समय होता था, CPMT में सेलेक्ट हुआ, MBBS किया, MD किया और पिछले 17 सालों से लखनऊ में एक बच्चों का अस्पताल भी चला रहे हैं। तो कोशिश की मैंने कि लखनऊ के लोगों को वो सुविधाएं दे सकूं जो पहले कभी नहीं थी। तो आशुतोष जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप जिस प्रोफेशन में खुद होते हैं उसमें ही अपने बच्चों को डालने की सोचते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी माता जी शिक्षिका थी और आपके पिता शिक्षक थे, तो आपने ये अलग से एक फील्ड क्यों चुनी? आप भी इस फील्ड में ही जा सकते थे आपने, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ बनने का ऐसा क्यों सोचा? क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया? नहीं, देखिए, हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं इनके बहुत बड़े सपने नहीं होते।
देखिए सपने देखने का हक भी नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूँ सन 1990 के समय की बात कर रहा हूँ। तब ये होता था कि आप पढ़ लिख के एक अच्छी सी नौकरी पा जाए, और ज़्यादातर ऐसा ही होता था। लेकिन शायद मेरे पिताजी को लगने लगा कि उनका बेटा पढ़ने में ठीक है, अच्छा है, तो कोशिश करी उन्होंने अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। 95 में मैंने हाई स्कूल किया, तो उस समय मैंने हाई स्कूल में कॉलेज टॉप किया। फिर 97 में इंटरमीडिएट किया, उसमें टॉप किया। तो उनकी भी आशाएं बढ़ी कि ये बच्चा कुछ थोड़ा सा आगे कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरे अभिभावकों ने जो सोचा, और देखिए उस समय बहुत सोचने की उम्मीद नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, तो उनका मन था डॉक्टर बनने का। मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाया और हम बन गए। तो ख्वाब बहुत ज़्यादा हम लोग कर नहीं पाते। ख्वाब तो अब की दुनिया में आ गए हैं कि जो नए नए चीज़ें नए आ गए हैं। उस समय जो हमारे माता पिता ने बताया और हम उसको आगे बढ़ा के लेके गए, मुझे लगता है कि वो एक सही डिसीजन था जो लाइफ आज हमको यहाँ पर लेके आई। तो एक मध्यम वर्ग परिवार से उठकर बॉस्टन यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, तो इस पूरे सफर को आप एक लाइन में कैसे बताना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि और आज की युवा पीढ़ी को भी ये कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता जब आपके लिए कुछ कहते हैं या करते हैं, तो आप सोचिए कि उनकी ज़िंदगी का जो पूरा सार है वो उनकी एडवाइस में रहता है। उनकी जो बातें होती हैं वो अपने पूरे एक्सपीरियंस से मिलती हैं, जो आप कहीं नहीं पा सकते हैं। और कहते हैं ना कि दुनिया में हर कोई आपके खिलाफ हो सकता है, आपके माँ बाप नहीं हो सकते। तो जब कभी आप परेशानी में हो, तो एक बार अपने माँ बाप से बैठ के विचार कर लीजिएगा, आपको रास्ता दे देंगे। और मुझे लगता है कि यही सीख हमको अपने बच्चों में भी देनी चाहिए। अब बात करेंगे कि बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन की आप खास रिसर्च अक्सर किया करते हैं, तो आपको बच्चों की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? देखिए, अगर आज के परिदृश्य में देखें, हिंदुस्तान ने काफ़ी बढ़ोतरी करी है मेडिकल साइंस में, और ग्लोबली हम काफ़ी आगे गए। लेकिन आज भी जो इंडिया की परेशानी है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में ये बता दिया जाए कि आपको शिक्षा आपके बच्चों को अच्छी वर्ल्ड क्लास मिलेगी और उसका स्वास्थ्य वर्ल्ड क्लास, उसको ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि अभी भी भारत में जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो बजट है वो नाकाफी है। आज भी हमारे बजट लगभग 1 से 1.5% जीडीपी का है, जिसको बढ़ के कम से कम 3.5 से 4% होना चाहिए। और हम सब ने देखा कि कोविड में हमने क्या देखा। कोविड में इस बात की समझ में आ गई कि ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, ये किसी दिन काम नहीं आएगा। काम आएगा आपका स्वास्थ्य, आपके चिकित्सक और आपका शरीर। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम इस देश का हर युवा इस बात को समझे कि अगर स्वस्थ आपका माइंड है, स्वस्थ आपका शरीर है, तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। स्काई इज नॉट अ लिमिट। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप 30 से 40 देशों का दौरा कर चुके हैं और कई बड़े मंचों पर बोल भी चुके हैं, तो कोई ऐसा देश, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा आपके सामने केस आया हो किसी पेशेंट का जो आपके दिल को छू गया हो? नहीं, देखिए, मैं कोई घूमने नहीं जाता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो या तो कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं कोई स्पीकर हूँ तो मैं जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ। मैंने 2 चीज़ें देखी। एक चीज़ देखी मैंने कि खासकर अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें, यूरोप और यूएस की, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ जाइए, तो वहाँ के देश बड़े नहीं हैं, वहाँ के लोग बड़े हैं, उनकी सोच बड़ी है। जो हाल अब, क्योंकि भारत में भी शुरू हो गया, लोग मेडिकली बहुत अवेयर हो गए, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अब ज़्यादा मालूमात है। लेकिन यही चीज़ें यूरोप और यूएस में लगभग 20 साल पहले हुआ करती थी। आज भी हम इस बात को मानते हैं कि अगर आप किसी अमेरिकन व्यक्ति से या किसी यूरोपियन व्यक्ति से बात करें, तो वो हमारे एक औसत डॉक्टर से ज़्यादा जानता है अपने हेल्थ के बारे में। और हेल्थ के बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं। मुझे लगता है कि साइंस जिस प्रकार से इनोवेटिव हो रही है, अब तो टेक्नोक्रेट भी हेल्थ में आ रहे हैं। आजकल आप घड़ियां देखिए, आपकी स्मार्ट वॉच आ रही है, आपकी हार्ट बीट, आपका पल्स, बीपी सब बता रही है। इसका मतलब मेडिकल साइंस एक ऐसी चीज है जो आम लोगों के पास होनी चाहिए। और प्राइमरी मेडिकल एड ये इस देश के 140 करोड़ लोगों को समझ में आना चाहिए, और तभी हम एक स्वस्थ देश बना पाएंगे। और जैसे कि आपके अस्पताल में हर 20 तारीख को निःशुल्क बच्चों का इलाज करने की ऐसा है,
तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इतने वर्षों तक हर महीने निःशुल्क इलाज करना आपकी व्यक्तिगत बलिदान रहा है या फिर क्या आप उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत बलिदान मैं नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं व्यक्तिगत बलिदान करने जाऊँगा, लेकिन जैसे बताया कि हम लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से रहे हैं। तो मेरे पिताजी, मेरा क्योंकि CPMT में जब सिलेक्शन हुआ तो मेरा सिलेक्शन कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ, GSV मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ। सो मेरे पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी मेरे घर से सफ़ेद कोट पहन के निकले और वो भी शान से कहें कि मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज जा रहा है। हालांकि वो बात मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने KGMC ज्वाइन करके किया। तो उन्होंने हर समय हमको एक चीज़ समझाई है कि गिविंग बैक टू सोसाइटी, जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने आपके लिए बना के आपको डॉक्टर तैयार किया, आप उसको क्या देने जा रहे हैं। और ये बात हम लोगों के दिमाग में हर समय रहती थी। शादी के बाद लगभग 4 साल बाद मेरे वहाँ बेटी ने जन्म लिया और वो टाइम था 20 दिसंबर 2010 और कुछ भी नहीं पता था। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर। तो हम जब वहाँ से लाए थे तो ये हुआ कि भाई बेटी को दिखा दो। तो माता ने, मेरी माँ ने जो है वहाँ मंदिर में दिखाया और वहाँ पे लोगों ने पूछा क्या नाम है, तो मेरे मुंह से अपने आप निकल आया शिवांगी, क्योंकि शिव की सामने खड़े थे शिवांगी। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रण ले लो। तो मैंने कहा मैं अपने पिताजी का प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा, आज 20 तारीख है, आज की तारीख से और जब तक मैं स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहा हूँ, 20 तारीख को मैं अपने लोगों के लिए मुफ्त इलाज करूंगा। उस 20 तारीख को चाहे गरीब से गरीब आ जाए, अमीर से अमीर आ जाए या कोई भी आ जाए, चाहे एक व्यक्ति आए चाहे सैकड़ों व्यक्ति आए, वो मेरे द्वारा मुफ्त परामर्श लेंगे, मेरे द्वारा मुफ्त दवाइयाँ लेंगे। तो इसी वाक्य के बाद से इस बात की, और आज इसको करते हुए मेरे पास लगभग 15 साल हो गए और मुझे गर्व है कि इसको करने के साथ में अब लोग जुड़ते भी जा रहे हैं और समाज के वो तबके जो आज की हाई कॉस्ट वैल्यूबल मेडिकल सर्विसेज नहीं ले पाते हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनकी सैकड़ों की तादाद में हमारे पास 20 तारीख को आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो कैसा कुछ फीडबैक लोगों की ओर से या परिजनों की ओर से आपको देखने को मिलता है? नहीं, देखिए फीडबैक नहीं, देखिए फीडबैक या हम किसी चीज को पाने की चाह में ये नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति कभी इस बात को उसको दिमाग में ना आए कि ये बहुत बड़े महंगे डॉक्टर है और हम उसको पहुंच नहीं सकते। स्वास्थ्य और शिक्षा इस देश के हर नागरिक का बुनियादी हक है। अगर आज की सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें समाज के लोगों का नहीं, ये विफलता है इन सरकारों की। हम साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं, हम साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम साफ सुथरी सड़क नहीं दे पा रहे हैं, हम साफ स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, हम सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम दे क्या रहे हैं? इतना हैवी टैक्स लेने के बाद भी अगर नागरिकों को कुछ नहीं मिल रहा है तो सरकारों को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ सतत सामाजिक परिवर्तन है या फिर मतलब इससे कुछ परिवर्तन आगे हो रहा है, देखने को मिल रहा है, या ये सिर्फ तत्कालिक राहत है? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होता है और मेरी इस बात को लेके जैसे आप जैसे पत्रकार लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मेरे से कई जूनियर्स मिलते हैं और मैंने देखा इन 15 सालों में मुझे अभी भी याद है कई जूनियर्स ने भी इस तरीके का काम अपने अपने जिलों में किया है। तो ये एक, मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं वो उधार हूँ जो समाज का चढ़ा है मेरे ऊपर। एक डॉक्टर को बनाने में, एक इंजीनियर को बनाने में जिस प्रकार से गवर्नमेंट खर्चा करती है, सब्सिडाइज रेट पे हमको पढ़ाई करती है। हम जब MBBS करते थे, आप यकीन नहीं मानेंगी, हमारी MBBS की 1 साल की फीस 1500 रुपए होती थी। आप सोचिए 1500 रुपए में 1 साल का, मतलब अगर 5 साल की MBBS है तो 4500 रुपए में हमने पूरा MBBS कर लिया। फीस की, हम ट्यूशन फीस की बात करें तो कैसे आज के समय में मुमकिन नहीं है। 4500 रुपए का मतलब क्या? आप ठीक से एक अच्छा सा जूता भी नहीं खरीद पाएंगे और मैंने MBBS किया। तो कहीं ना कहीं समाज का कंट्रीब्यूशन था, इन टैक्स पेयर्स का कंट्रीब्यूशन था जिन्होंने डॉक्टर बनाया और चिकित्सक मुझे बनाया। तो वापस समाज को देना ये मेरा दायित्व है और हर चिकित्सक को इस बात पे सोचना चाहिए। और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते सबसे ज्यादा केसेस बच्चों के आपके सामने क्या देखने को आते हैं? देखिए, आज भी विकासशील देशों में भारत की स्थिति डायरिया, निमोनिया और अनीमिया,
ये 3 ऐसी चीज है। डायरिया मतलब पतले दस्त, ये बहुत परेशान करते हैं, जानलेवा होते हैं। निमोनिया मतलब आपके फेफड़े जाम हो जाते हैं। और एनीमिया, खून की कमी, ये 3 बड़ी चीज हैं जो आते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, उसने ये तक बताया कि पिछले 4-5 सर्वेज में अब एनीमिया की तादाद ज्यादा बढ़ गई है पिछले साल से। तो या तो हम खान पान को देखें, या हमारी जो सुविधाएं मैंने बोली कि साफ हवा, साफ पानी नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई केस जो आपको बहुत चुनौतीपूर्ण लगा हो? कई हैं। एक क्योंकि मैं न्यूबॉर्न्स को भी देखता हूँ, मुझे याद है कि मैंने एक 624 ग्राम का बच्चा बचाया था। और ये बात है सन 2018 या 19 की। उस समय काफ़ी अखबारों में आया, और शायद वो हिंदुस्तान का सेकंड लाइटेस्ट बेबी था। उस 624 ग्राम के बच्चे को जब आज मैं देखता हूँ, वो हो गया है लगभग 5 या 6 साल का, या शायद 7 साल का हो गया है। तो मुझे यकीन ही नहीं होता है कि 624 ग्राम का बच्चा कैसे बचाया हमने। कितनी मेहनत की हम लोगों ने, महीने भर आईसीयू रखा, धीरे धीरे उसको पालना शुरू किया, धीरे धीरे, मतलब एक माँ की तरीके से हम लोगों ने काम किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे हम प्रीमेच्योर बच्चों को बचाते हैं और उनकी लाइफ को हम एक नया आयाम देते हैं। आज से कम 20 साल पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी मेडिकल साइंस में, लेकिन मेडिकल साइंस ने सिखाया। और ये करिश्मा है कुदरत और हम लोगों का जो मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है कि 624 ग्राम के बच्चे, और अब तो 600 ग्राम के बच्चे भी आने लगे, वो बच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में रिवॉर्डिंग है और अपने आप में संतुष्ट देने वाला रहता है। और बच्चों की सेहत से जुड़ी एक एडवाइस आप अगर माता पिता को देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे कि आजकल जो बीमारी, जैसे कि आपने बताया डायरिया है, एनीमिया, तो इन सब को लेकर कोई एक ऐसी सलाह जो आप देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से, क्योंकि ये कई लोगों के पास पहुँचेगी चीज़ें। बच्चा पैदा होता है, जो माँ अपने बच्चे को सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकती है। 6 माह तक वो सिर्फ अपना दूध पिलाए, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक पिलाए। ऊपर का दूध, शहद, पानी, घुट्टी, ग्राई बोतल ये ना दें। आप उससे बड़ा गिफ्ट दे नहीं सकती। ये नवजात है, उसका आईक्यू लेवल अलग होगा, उसकी इम्यूनिटी लेवल अलग होगी, उसकी हाइट, वेट, रंग सब अलग होगा। क्लास में एक ही 2 बच्चा टॉप करता है, तो कहते हैं ना जिसने माँ का दूध पिया और सामने आया, ये वही बच्चे होते हैं जिसने सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध पिया होता है। पहली चीज। दूसरा, भीड़ से बच्चों को दूर करें। ज्यादातर परेशानियां जो इन्फेक्शंस आजकल हो रहे हैं, निमोनिया हो रहा है, वायरल हो रहा है, ये भीड़ की वजह से हो रहा है। और बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है कि मॉल्स में जाना, भीड़ में रहना, ये करना, वो करना। बच्चों को भीड़ में ना लेके जाए, खासकर 2 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाए। और तीसरा, इस फास्ट फूड से और इस यूट्यूब से, जिसमें हम लोग भी हैं, बच्चों को दूर से करें। फास्ट फूड उसका सेहत खराब करेगा, यूट्यूब उसका माइंड खराब करेगा। तो आप स्पेसिफिकली यूट्यूब कहना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया? नहीं, मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये बहुत आम बोलचाल की बात है। मैं कहता हूँ स्क्रीन टाइम कम होनी चाहिए। किसी भी बच्चे का, 6 साल से नीचे बच्चे का, पूरे 24 घंटे में 20 मिनट के ऊपर स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। वो चाहे टीवी हो, वो चाहे फोन हो, वो चाहे आईपैड हो, वो चाहे कंप्यूटर हो। 20 मिनट से ऊपर की स्क्रीन टाइम उसके माइंड को खेल रही है और नुकसान कर रही है। और आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऑटिज्म जैसे फीचर आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा एकदम से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखा रहा है, आँख से आँख नहीं मिला रहा है, दोस्ती नहीं कर रहा है, गुमसुम सा रह रहा है, ये सब स्क्रीन की वजह से। तो मुझे लगता है स्क्रीन टाइम इस समय सबसे बड़ी महामारी बन के निकल के आ रही है, जो न्यू वर्ड के लिए भी है और हिंदुस्तान के लिए तो है ही। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बाहर देशों के मुकाबले भारत बाल रोग विशेषज्ञ की नॉलेज को लेकर कितना विकसित हुआ है, और पहले के मुकाबले अब ऐसी कौन सी कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो आपको ज्यादा देखने को मिली है? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि लगातार यूरोप और यूएस में और जाने के बाद मैंने एक चीज़ तो देखी कि डॉक्टर्स अपग्रेडेड हैं और डॉक्टर्स में अपडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरत यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गांव दराज में पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। स्थिति ये है कि अगर डॉक्टर्स रहना भी चाहें तो कैसे पीएससी और सीएससीज में रह पाएंगे, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।
आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में मौजूद है, हर तरीके से हम लोग सक्षम हैं इस चीज करने के लिए, लेकिन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है, उसके लिए हमको लड़ाई करनी है। जब तक पॉलिटिकल विल इसके अंदर नहीं जुड़ जाती है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, समाज का आईना अगर आपको बदलना है तो आपके पीछे पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स के माध्यम से इस चीज को गवर्न करे कि हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एट पार होंगी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड होंगी, लेकिन जो उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं? ये सरकारों को समझना चाहिए कि हमारे वहाँ पॉलिटिकल विल हेल्थ को लेकर और एजुकेशन के लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और भारत में बच्चों की हेल्थ के अवेयरनेस को लेके आपने क्या कुछ योगदान दिए, हम जानना चाहेंगे। नहीं, हेल्थ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ, मैं इसके प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने इसके कई कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं और सोशल अवेयरनेस के हम लोगों ने कई काम किए, जैसे ORS वीक कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कराते हैं, स्लम्स में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो हमने कई तरीके के सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम किए और मुझे लगता है इससे फर्क पड़ता है। जब डॉक्टर समाज में जाता है, लोगों से बात करता है, अलग अलग चीजें करता है, तो उससे फर्क जरूर पड़ता है और ये करते रहना चाहिए, क्योंकि एक चिकित्सक का काम सिर्फ खाली इलाज करना नहीं है। एक चिकित्सक का काम है समाज को ठीक करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी चिकित्सक हैं वो अपनी अपनी चीजों में कम से कम अपने समय का 1 घंटा पब्लिक लाइफ को जरूर देना चाहिए। और आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी बच्चे के माता पिता की चेहरे पर खुशी देखते हैं उनके इलाज के बाद? नहीं, आपको कैसा लगता है? यही तो प्राइज है, यही रिवॉर्डिंग है और यही प्राइज है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर को वो तब सुकून आ जाता है जब उसके माँ और बाप मुस्कुराते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने ठीक कर दिया। तो ये रिवॉर्ड हम लोग को मिलता है और हम लोग को लगता है कि ईश्वर ने वो ताकत दी है जिससे हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं और आज हम लोग कर रहे हैं। हम ऊपर वाले का और प्रकृति का हम धन्यवाद देते हैं कि जिसने इस लायक बनाया है। और बात प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की जाए तो वो आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि अक्सर वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, तो परिजनों की भी काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि समय तो मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टरी करने का कोई टाइम नहीं होता है। मरीज कभी भी आता है, इमरजेंसी बच्चों में कभी भी होती है, कभी कभी चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन ठीक है, हम लोगों की लाइफ का हिस्सा है और डॉक्टर्स की फैमिली सफर करती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितना समय हो सके उतना फैमिली को दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारी। और मैं बार बार कहूँगा कि मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटियाँ वो हमारी ताकत हैं, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए ये दिया है और वो इस बात को समझते हैं, वो बड़े हुए हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप शुरू से एक डॉक्टर रहे हैं पेशे से, तो क्या ऐसा रीजन था या क्या आपको ऐसी चीज अट्रैक्ट करी, इंस्पायर करी, मोटिवेट करी जो आपने राजनीति में आने का सोचा? या ऐसी कोई कमजोरी रही हो, कोई ऐसी बात रही हो जिसकी वजह से आपने इस फील्ड के साथ साथ पॉलिटिक्स को चुना? क्योंकि अक्सर डॉक्टर और एक पॉलिटिशियन में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये सवाल कई बार मुझसे लोग पूछते हैं और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ये बात कहा कि एक डॉक्टर को पॉलिटिशियन बनने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आज की डेट में अगर आप सुविधापूर्वक लाइफ जीना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास इतना, कम से कम भारत में ऐसी परेशानी नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ी पैसे की परेशानी हो रही है, रिकॉग्निशन की परेशानी हो रही है। आप एक अच्छी डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। तो पॉलिटिक्स में फिर क्यों आए? पॉलिटिक्स में पैसा कमाना कभी हमारा वही नहीं है, ध्येय नहीं है। हमने एक चीज को देखा कि अगर आप समाज को बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे मेरा एक ध्येय है कि मैं जब भी जहाँ रहूँगा वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों पे काम फोकस करूँगा, बाकी चीज़ तो रहती हैं, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। और अगर इसको आपके घर के अंदर लाना है, आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के लोग वर्ल्ड क्लास की सुविधा चिकित्सा सुविधा लें, आपके बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लें, तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स और राजनीति ही वो माध्यम है जो ये मूलभूत बदलाव कर सकती है। इसके अलावा सरकारें आती हैं, जाती हैं, लोग विधायक सांसद बनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब आते हैं उसी डर लेकर। लेकिन मेरा मकसद सीधे है
कि मूलभूत बदलाव होना चाहिए। इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा उसके ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर हम टैक्स दे रहे हैं, हम सरकारों से इतनी उम्मीद तो करते हैं कि हमारा परिवार और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, और ये एक मिशन की तरीके से मैंने लिया है। अगर आपका मोटिव ये था कि समाज में बदलाव लाना है, तो आप एक जनता की आवाज बनकर भी उठ सकते थे। पॉलिटिक्स में ही शामिल होकर आपने ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा। समाज सेवा अगर आपको करनी थी तो आप डॉक्टर के दायरे में ही रहकर आप समाज सेवा कर सकते थे, जैसे कि आप हर महीने 20 तारीख को निःशुल्क सेवा करके देते हैं। बिल्कुल, मैं हर महीने 20 तारीख में कितने बच्चे देख लेता हूँ? 100, 150, 200, 300, 400, बस एक महीने में 400, मान लीजिए कि 12 महीने में 5000 बच्चे। इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो बच्चों की, उनको कौन देख रहा है? आप कभी मेडिकल कॉलेजेस जाइए, आप कभी जिला अस्पताल जाइए, आप कभी चिकित्सालय में जाइए, गांव देहात में जाइए, जो हालात पीएससीज और सीएससीज की हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, उनका क्या गुनाह है? टैक्स तो वो भी देते हैं। आप कभी गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर चले जाइए, आप देखिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है। लोग इसलिए मर जाते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाए अस्पताल। उसमें बदलाव कैसे आएगा? प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस चीजों को समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक आदमी को बना दिया, एक आदमी को मंत्री बना दिया, उसने कहा कि तुम चिकित्सा मंत्री हो, वो जा जाके जो है कहता है ये होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे छोटी सी बात समझिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी करके आजकल गांव देहात में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन करी तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिस जगह पर मुझसे कहा गया नौकरी करो, उस जगह जाने का रास्ता नहीं था। और मुझसे ये उम्मीद करती थी उस समय की सरकार कि वहां पे आप परिवार के साथ 24/7 रहिए। जहां जाने का रास्ता नहीं है, वहां मैं अपने परिवार को लेकर कैसे रहूंगा? मेरी खुद की सिक्योरिटी क्या है, मेरे परिवार की सिक्योरिटी क्या है? तो ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, ये भी सरकार देने को तैयार नहीं थी। उसको मतलब है कि हम आपको सैलरी देते हैं, आप नौकरी कीजिए, बस। इससे नहीं चेंज होगा। अगर आप बिल्कुल सुदूर इलाके में एक अच्छी सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर को पोस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, वहाँ के जो बाकी एलिमेंट्री पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, और उनके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी वो, उसकी भी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी ना। तो ये कुल मिलाकर एक समाज का स्ट्रक्चर बना है। ये जो कमियां हैं, ये एक चिकित्सक रह के आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक पॉलिटिकल विल चाहिए जिसमें चेंज करना पड़ेगा। यही हालात अब देखिए तो शिक्षा का वही है। शिक्षा, आप क्यों सब लोग बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या हालात हैं आज? क्यों नहीं प्राइमरी स्कूल्स में लोग जा रहे हैं? क्यों नहीं राजकीय स्कूल में जा रहे हैं? आज देश के बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े पीसीएस एक समय राजकीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ के निकले हैं। ऐसा क्या हो गया पिछले 20, 25, 30 सालों में? सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो कागजी है, और मेरा ध्येय है कि इसको बदलाव जमीन से करना चाहिए। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि सरकार की भी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं इन सब चीजों के पीछे, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी आपकी सरकार की बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अगर आंकड़ों की बात करें तो उस समय भी बच्चों में कुपोषण की बीमारी बहुत देखने को मिली थी। तो उस पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार और आपकी सरकार में कितना कुछ बदलाव बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर आपको देखने को मिला? नहीं, देखिए, इसको आप सरकार की उससे नहीं देख सकते हैं। सरकार ने क्या क्या किया है। अब मैं ऐसे कहूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहले एम्बुलेंस का जो आविष्कार है वो अखिलेश जी ने किया। एम्बुलेंस को लेके आए, डायल 100 किया उन्होंने। तो कितनी बड़ी सर्विसेज थी। आप कहीं भी आप एम्बुलेंस में आप बैठिए, आप फट से डायल कीजिए, 20 मिनट के अंदर आपके अंदर जीपीएस ट्रैक करके एम्बुलेंस आती थी। आज क्या स्थिति है? आज की सरकारों ने उसमें क्यों नहीं ध्यान दिया? आप इसमें पोलियो को अगर हमने इरेडिकेट किया तो वो 2014 में किया, तब अखिलेश जी की सरकार थी। तो सरकारों को इसको टैग मत कीजिए। मैं कह रहा हूं जो हमारे वहां का जो एक पैटर्न चला रहा है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। अगर किसी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। मैं आज की सरकार से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 सालों से इस प्रदेश में, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने डायल 100 को क्यों खत्म कर दिया या क्यों निष्क्रिय कर दिया? क्या आपको परेशानी थी उसमें कि उसमें अखिलेश यादव की फोटो लगी थी?
आप हटा देते फोटो, लेकिन आपने नहीं। पहली बार महिलाओं के लिए 1090 कौन लेके आया? अखिलेश यादव लेके आया। आपको क्या परेशानी थी, उसको आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं सरकारों से कहता हूं कि आपसी विद्वेष एक अलग चीज है, लेकिन बदलाव करने के लिए कुछ कहीं पे तो आपको एक मैटर कराना पड़ेगा। कई ऐसी चीजें हैं जो बसपा के समय भी अच्छी हुई, वो सपा को भी आगे लेनी चाहिए थी। सपा में अच्छी भाजपा को लेनी चाहिए थी, क्या परेशानी है? अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो हमारा समाज के लोग हैं। अगर वो नहीं, उनको फर्क पड़ रहा है, उनकी जिंदगी में मूल चूक परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसी सरकारों को क्या फायदा? और ऐसी सरकार या ऐसा राजनेता जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? अखिलेश यादव। और मैं ये जानना चाहूंगी कि अखिलेश यादव ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो आपको प्रेरित कर सकते थे। राहुल गांधी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। आप कई चीजों को देखते हैं। देखिए, अखिलेश जी को मैं इसलिए मानता हूँ और इसलिए मैं उनको ज्वाइन भी किया। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसने तमाम उतार चढ़ाव के 12 से 17 के बीच जो सरकार की तमाम उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन उसका विजन कितना बड़ा था। उस विजन को अगर आप देखना शुरू करें, 18 महीने के अंदर मेट्रो कौन चला सकता है? लखनऊ जैसे शहर में मेट्रो, आप सोच सकते हैं? चारबाग, हजरतगंज, वहां पे जहां पे 200 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, उसके अंदर ग्राउंड लगा के मेट्रो चला देना, ये विजन कहां से आया? 1090 का वुमेन्स हेल्पलाइन, ये विजन कौन लेके आया? डायल 100 का ये विजन कौन से लेके आएगा? गोमती रिवर फ्रंट को सबसे वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास का वो लेके आएगा, वो कौन लेके आया? कैंसर हॉस्पिटल कौन लेके आया? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कौन लेके आया? ये विजनरी जो काम है, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो लगातार जोड़ दिया है। आप देखिए ना, दिल्ली से जब हम लोग चलते थे तो यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगे खत्म हो जाता था आगरा में। उस आगरा से लखनऊ तक लाने का मतलब दिल्ली और लखनऊ की दूरी को कितना कम कर देना, ये विजन कौन लेके आएगा? कभी इमरजेंसी पड़ गई, हमारा प्रदेश में कोई देश में हाई अलर्ट हो, तो हरक्यूलिस जैसा विमान उस एक्सप्रेसवे पे उतरता है, ये कौन लेके आएगा? मुझे लगता है ऐसी तमाम, मैं अगर गिनाना शुरू तो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। ऐसी तमाम विजनरी चीजें अखिलेश जी में थी और मुझे लगता है कि ये लीडर समाज में बदलाव करने वाला है। इस लीडर के साथ में अगर आप खड़े होंगे तो वो चीजें आप जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद कभी कभी फलीभूत हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लीडर पहले क्वालिटीज अखिलेश यादव में है, तो आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई थी समाजवादी पार्टी की 2017 और 2022 में? ऐसी क्या कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से हासिल नहीं? तो पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। राजनीति में तमाम तरह के पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बदलाव के लिए होते हैं, कुछ बदलाव ना करने के लिए भी होते हैं। तो कई ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसपे हम लोगों को देखा 12 के 17 के बीच में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक उन्माद को बनाया, इस पूरे प्रदेश में एक अच्छी सी गंगा जमनी तहजीब हुआ करती, इसको तोड़ी और हालात ये हो गए कि हिंदू मुस्लिम इतना लंबा हो गया कि 17 में हमारी सीटें बहुत कम हो गई और हम अब तक के ऐतिहासिक सबसे कम 47 सीटों पे गिर गए आगे। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश जी ने हार नहीं मानी और वो लड़ते चले गए। धीरे धीरे 19 आया, 19 पे हमने थोड़ा रिकवरी करी, 22 में हमने बहुत रिकवरी कर ली और हम 111 सीटें अपने बलबूते पर और हम गठबंधन के साथ 125 सीटों पे आए। अभी भी कुछ चीजें रह गई थी, मुझे लगता है कुछ चीजें कुछ कमियां रह गई है, तभी हम पूरी बहुमत में नहीं आए। लगभग 100 के आसपास सीटें ऐसी भी नहीं जिसकी हम हारने की मार्जिन 5000 के आसपास रही, ये बहुत कम है। कुछ सीटें जो हैं वो 200 वोट से 150 वोट से हार गए। तो समाजवादी पार्टी इस पे बहुत सीरियसली काम कर रही है और हमको पूरा उम्मीद है कि अब 111 नहीं, अब ये 311 बनने जा रही है और 311 सीटें हमारे पास 2027 में आ रही हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश से समझ में आ गया है कि आज की प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई विजनरी लीडर है जो इस प्रदेश को आगे लेके जा सकता है, उसका नाम है अखिलेश यादव जी। अगर बात 2027 चुनाव की करें तो जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 केवल मतलब जो उम्मीदवार लायक होंगे हम उन्हें टिकट देंगे, जो जनता के लिए काम करेगा हम उन्हें टिकट देंगे, लेकिन संगठन के अंदर आपसे गुटबाजी बहुत देखने को मिले। अगर बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाते, लखनऊ की बात करते हैं, पश्चिमी विधानसभा देख लीजिए और अभी आप सरोजनी नगर देख लीजिए, तो वहाँ आंतरिक गुटबाजी संगठन में काफी देखने को मिल रही है कि जैसे एक विधायक होने के बावजूद भी पार्टी किसी और विधायक को लाने की बात कर रही है, तो ये क्या गुटबाजी देखने को मिल रही है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखिए, दो चीज समझिए,
कोई भी पार्टी सोशल मीडिया की ओर से सामने आया है। ठीक, सोशल मीडिया में कई जगह कोई भी पार्टी पहले चुनाव जीतेगी तब लोगों की काम करेगी ना। बिना चुनाव जीते आप भाषण बहुत अच्छे दे सकते हैं, अगर आप चुनाव जीत ही नहीं पा रहे हैं तो उसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो पहली चीज है कि हमको सरकार में और सत्ता में आना है, इसलिए जो जीतने वाले कैंडिडेट पे हैं उन्हीं को लड़ाया जाएगा। ठीक है, अब रही बात आपने पश्चिमी विधानसभा की बात की, पश्चिमी विधानसभा को तो हम लोग मजबूती से जीता। अरमान खान जी हमारे वहाँ बढ़िया व्यक्ति हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनके बड़े बड़े कैंपेन चलते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के तो वहाँ पे वो उनका कोई सानी नहीं है, मुझे लगता नहीं वहाँ पर कहीं पर है। सरोजनी नगर में हमारे पास जो है एक समय हम लोग जीता करते थे, लेकिन 17 और 22 हम लोग हार गए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार जीतेंगे। संगठन के अंदर से आवाज आती है, वो बताता है कि ये व्यक्ति टिकट के दावेदारी है। माननीय अखिलेश यादव बहुत साइंटिफिक आदमी है, और मुझे लगता है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव जैसा स्ट्रेटेजिस्ट कोई नहीं है। बड़े बड़े चाणक्य फेल हो गए 2024 में, आपको याद है 400 पार और दुनिया पार, अगर कहीं ब्रेक लगना था तो अखिलेश यादव नहीं लगा। और स्ट्रेटजी उनकी जिस लेवल पे है, चाणक्य तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूँ ही द माइंड ब्लोइंग पॉलिटिशियन। आज की स्ट्रेटजी दिल्ली दरबार भी समझ नहीं पा रही कि वो किस लेवल पे चल रहा है। तो ये मान के चलिए कि हमारे संगठन में कभी कोई मतभेद नहीं है, हमारे संगठन की मीटिंग्स चल रही है, हमारे संगठन से नाम भी पहुंच रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। और अखिलेश यादव तो लखनऊ को खुद बहुत करीब से जानते हैं। अपनी युवा अवस्था से, जब युवा के अध्यक्ष थे तब से लखनऊ की एक एक सीटों का समीकरण जानते हैं। और खुद बहुत बार आश्चर्य, जब हम लोग कभी कुछ बात बताते हैं तो वो कुछ एक अलग ही पर्सपेक्टिव बताते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लखनऊ में इस बार 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। जी, अब बात मैं करना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप लगते हैं कि परिवारवाद की राजनीति चलती है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है ये हमको समझना चाहिए, और परिवारवाद को आप किस तरीके से लेते हैं। अगर आप ये कहें कि नेताजी ने अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे कि डिम्पल यादव भी पॉलिटिक्स में, अगर ये परिवारवाद है तो प्रेम कुमार धूमल ने भी अपने लड़के को मंत्री बनाया, राजनाथ सिंह ने अपने लड़के को विधायक बनाया, तो इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि आगे युवा चेहरा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से युवा चेहरा आगे की पीढ़ी के लिए कौन सामने आ सकता है? नहीं, वो तो संगठन तय करेगा, पार्टी तय करेगी। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन आए और जैसे कि अमित शाह का बेटा है, उसने शायद ही जिंदगी में कभी बैट पकड़ा होगा, लेकिन आप बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं, उसके आईसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। इसको कहते हैं परिवारवाद। इसको नहीं कहते हैं कि मुलायम सिंह का बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, उससे कहा राजनीति में आना है, उसने यूथ का अध्यक्ष हुए, उसने साइकिलें चलाई, उसने काम किया, वो सांसद बना, फिर वो दूसरी बार सांसद बना, और जब दूसरी बार सांसद बना तो उससे कहा गया कि अब तुमको जो है प्रदेश की कमान संभालनी है। क्योंकि अखिलेश यादव की जो मेहनत थी वो शायद 2007 से 12 के बीएसपी के लोगों से पूछी, ये भाजपा के लोगों को नहीं समझ में आएगी। जब बीएसपी के लोगों की लाठियां चलती थी समाजवादी पार्टी पे, तो लाठियों की सिर्फ एक ही पीठ होती थी, जिसका नाम अखिलेश यादव था। पूरे प्रदेश में साइकिल चलाना, युवाओं को जोड़ना, एक नई राह लगाना, वो मेहनत को क्यों नहीं किसी को दिखाई पड़ती है। तो परिवारवाद का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लगा है, उत्तर प्रदेश ही पूरा उनका परिवारवाद से चल रहा है। आप किसी कोने में चले जाइए, आप पूरब चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, जगह उनके परिवार के लड़के हैं। कल्याण सिंह के लड़के संदीप सिंह के लड़के, कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सिंह के लड़के संदीप सिंह, राजनाथ सिंह के लड़के। आज राजनाथ सिंह जी के लड़के एक वहां विधायक हैं और दूसरे यहाँ सांसद की तरीके रहते हैं। माननीय रक्षा मंत्री अब लखनऊ नहीं आते हैं, अब उनका लड़का ही, यहाँ तक अभी तो मैंने देखा कि पिछले 15 अगस्त को तो गॉर्ड ऑफ ऑनर भी ले रहे थे। ये हालात है परिवारवाद के, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि परिवारवाद क्या है। तो कम से कम उनको तो ईंटें नहीं मारनी चाहिए, जिनके घर खुद शीशे के बनेंगे। अगले सवाल में पूछना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि उसमें एक का क्या महत्व है, या
ए का क्या मतलब है? पिछड़ा अल्पसंख्यक। और अगर अल्पसंख्यक की बात यहाँ पे हो रही तो अलीगढ़ में गांव में जब गौमांस की तस्करी का आरोप 3 लगाया गया था तो उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ। पहले तो आप डिफाइन कीजिए, अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय भी आता है, सिख समुदाय भी आता है, ईसाई समुदाय भी आता है और आदिवासी भी आते हैं। ये सारे अल्पसंख्यक में आते हैं। इस बात को समझिए। बार बार ये बात बोली जाती है कि गौकशी में एक किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम लगा दिया जाता है, उसको समाजवादी पार्टी से टैग किया जाता है और फिर उस पर राजनीति की जाती है। जरा आप गौर से समझिए। और इस देश का जितना आदमी राजनीति करता हो, मैं कहता हूँ टॉप स्ट्रेटजी से लेके जो चाय की दुकान पे बैठा हुआ है, वो बता दे कि हिंदू मुसलमान करने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी को सिर्फ नुकसान हुआ। हिंदू मुसलमान करने से इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा हुआ है जब से वो बनी है, सन 1980 से लेके आज तक, वो भारतीय जनता पार्टी है। वो तो 80 और 20 की बात करते हैं ना। लेकिन वाईएम फैक्टर में एम फैक्टर सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी की ओर से यही तो कह रहा हूँ। अगर अच्छा मान लीजिए कि एक मुसलमान को टारगेट कर दिया गया, उसमें हिंदू मुसलमान हो गया, चाहे वो ऐसे तमाम केसेस हैं जिसमें भाजपा के युवा मोर्चा के भाजपा के लोगों ने गौमांस को लेके मंदिर में फेंका है, वो पकड़े गए हैं। वो क्यों करते हैं? वो करते हैं समाज में आग लगा दो, हिंदू मुसलमान कर दो, 80% हिंदू आबादी भाजपा की तरफ चली जाए और 20% मुसलमान वोट लेके हार जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का पी पढ़ने वाला एक छोटा सा व्यक्ति भी जानता है। तो क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, आज से नहीं है। अच्छा ये बताइए, बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाने से क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ हुआ? वो समझ गए हैं कि जब तक समाज में आग न लगा दो तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं भाजपा के लोगों को फिर आगाह करता हूं, आपका ये हिंदू मुसलमान अब खत्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि हमको इससे फायदा नहीं होने वाला। 5,000 करोड़ का मंदिर बनाया जिससे पूरी राजनीति करी, वो अयोध्या हार गए, मथुरा हार गए, जहां जहां वो जाते हैं, जहां हिंदू मुसलमान करते हैं, वहां हार गए। तो इस राजनीति से उभरे, कम से कम लोगों के हित की बात करें। और बाबा मुख्यमंत्री से मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये देश सर्वधर्म समभाव का है। यहाँ तो आरएसएस ने खुद बोल रखा है, मोहन भागवत ने 3 दिन पहले बोला है कि इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हिंदुस्तान में रहेगा। ये बात छोटी सी आके मुख्यमंत्री जी के समझ में नहीं आती है। असल में समझ में उनको आती है, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी राजनीति का पूरा ट्रेन हिंदू मुसलमान के दंगों पर। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से हालिया बयान में ये कहा गया था कि जब कोई समाजवादी पार्टी की ओर से जब कोई मुस्लिम नेता खड़ा होता है तो यादव वोट जाता है, लेकिन जब कोई यादव इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो मुस्लिम वोट नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति तो समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं, मैं बात को समझा नहीं, मुझे फिर से बताइए क्या मतलब समाजवादी पार्टी की ओर से नेताओं की ओर से ये बयान दिया गया था कि जब समाजवादी पार्टी की ओर से कोई मुस्लिम नेता खड़ा होता है इलेक्शन के लिए तो यादव वोट नहीं आता। तो वाईएम फैक्टर के तहत मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही नासमझी वाली बात है। मैं आपको फिर बताऊं, ये एमवाई कह के हमको चढ़ाना बंद कीजिए। पहले तो भाजपा से ये पूछा जाए, अगर आपको ब्राह्मण समाज वोट करता है, आपको क्षत्रिय समाज वोट करता है, आपको बनिया समाज वोट करता है, तो हम आपको नहीं बोलते हैं कि टीबी समाज आपको वोट कर रहा है, कि ठाकुर भी कर रहा है, बनिया भी कर रहा है, टीबी भी कर रहा है। ये टैगिंग करने, यही भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। भाई आज की डेट में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है, ठीक है, नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्राह्मण समाज के नेता नहीं हमारे पास में। हमने तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए हैं ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज का हमें वोट नहीं करता है, हमने सांसद बनाए, हमने बनाए ना। उसके बाद बनिया समाज हमको वोट नहीं करता है, हमारे वहां पे पूरी उनका मंच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बना दे, कितने मुसलमानों को उन्होंने जो है आगे बढ़ा दिया, कितने यादव को उन्होंने बढ़ा दिया है आगे। जातिवादी भाजपा के लोग हैं और हमें गर्व है कि हमारे पास मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय का एक मुश्त वोट आता है। इस पे हर समाजवादी को गर्व है। कोई कह सकता है कि इसके बिना हम आगे बढ़ सकते हैं? कतई नहीं कह सकता है।
और ये बात बिल्कुल अफवाह फैलाई जाती है कि जहां मुस्लिम समुदाय खड़ा होता है वहां यादव समुदाय नहीं खड़ा होता है। अगर नहीं होता तो आपके लखनऊ में कैसे विधायक को जीत जाता? जीते हैं ना। और छोड़िए, पश्चिम विधानसभा में तो आप जीत गए, मध्य विधानसभा में किसने वोट दिया आपको? रविदास मल्होत्रा जी, जो कहने से अगर हम जाति के हिसाब से देखें हैं वो पुराने सोशलिस्ट, लेकिन उनकी जाति क्या है? वो खत्री है। कितना वोट होगा खत्री का? 1000 वोट, 2000 वोट? वो कौन वोट कर रहा है वहां पर? मुस्लिम और यादव भर भर के वोट कर रहे हैं। असल में भाजपा समाज में गंदगी फैलाना चाहती है, वो डिस्टर्ब करना चाहती है और वो इस तरीके के जातिवादी टाइटल हमारे ऊपर चिपकाना चाहती है। लेकिन समाज ने क्लियर कर दिया है, हमारे समाज ने कहा है कि सर्वधर्म समभाव के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे अयोध्या में लड़ेंगे हम वहां भी जीतेंगे, मथुरा हो वहां भी जीतेंगे, लखनऊ भी जीतेंगे और हम बनारस भी जीतेंगे। तो मतलब आप पूरी तरह से विपक्ष के वायम फैक्टर को नकारते हैं? कोई फैक्टर ही नहीं है इस टाइप का। और जो समाज हमको वोट करता है, मैं कहता हूं कितना बढ़ चढ़ के आपको इस लोकसभा 2024 में किसने वोट किया? अगर एमवाई करता है खाली तो हम जीत पाते। 10 कुर्मी समाज के लोग खड़े थे चुनाव में, 10 में से 7 जीत गया है, 70% हम जीत गया है। बाकी में कितने जीत गया है देखिए रहिए। कुर्मी समाज के वोट के बिना हम जीत गए। मौर्य के हमने 5-5 सांसद बनाए, बिना मौर्य समाज या कुशवाहा समाज के हम सपोर्ट से जीत गए। निषाद से हमने सांसद बना दिए, बिना उनके सपोर्ट से हम जीत गए। समाजवादी पार्टी के पास अन्य पिछड़ा वर्ग पूरा, दलित वर्ग पूरा और मुस्लिम और यादव है ही। हमारे पास सर्वधर्म पूरा वोट है। इसलिए ये भाजपा की बेचैनी है जो हम पे एमवाई चिपकाना चाहते हैं। हम पे कोई चिपकाने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब चिपके हुए पहले ही से हैं। तो भाजपा की जो बिगड़ी हालात है उसी का नतीजा है कि वो लगातार धार्मिक उन्माद फैलाते रहते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे वो बरेली का इंसिडेंट हो, चाहे बनारस का इंसिडेंट हो, चाहे कासगंज का हो, ये कहाँ से हो रहा है? ये बिना सरकारी मदद के थोड़ी ना हो। जी, अब बात बरेली की उठी तो मैं कहना चाहूंगी जो आजकल मुद्दा उठ रहा है आई लव मोहम्मद को लेके, उसको लेके अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया है कि जो लोग ये बवाल फैला रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सत्ता किसकी है। तो आप इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के कहने का मतलब क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं, मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी है। आपने सुना आज तक कभी आजाद देश में कोई मुख्यमंत्री बोलता है कि बटोगे तो कटोगे? सुना? ये यही बोल सकते हैं और तो कोई नहीं बोल सकता है। आपने सुना है कि सरकार किसकी है? बयानबाजी तो हर नहीं। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप किसी पार्टी के लीडर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बटोगे कटोगे जैसे आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? इनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करता है और कोई मुख्यमंत्री, इन्हीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, और मैं कहता हूं कोई भी बड़ा दुर्दांत अपराधी हो उसको कोई गोली मार के चला जाएगा लाइव कैमरे पे। क्या सब लोग जानते नहीं है क्या है? आज देख लीजिए, एक समुदाय के पीछे वो हाथ धो के पड़े हुए हैं। देखिए क्या हो रहा है बरेली में। समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर आजम खान साहब को बेल मिल गई, उनको न्यायालय ने बेल दे दी। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता अब्दुल्ला आजम पहले ही से ही है, तंजीम फातिमा पहले से ही बाहर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अब्बास अंसारी जो सुहेलदेव से पहले वो भी बाहर हो गए, इरफान सोलंकी को बेल हो गई, जाहिर शेख को बेल हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से अलग अलग तरीके से मुकदमे में उनको जेल डाला और सोचा कि समाजवादी पार्टी को कमजोर कर देंगे। लेकिन हमको न्यायालय में यकीन था, हम लड़ते चले गए और जीतते चले गए। तो जब वो फेल हो गया तो फिर से आग में डाल दो हिंदू मुस्लिम, और वही हो रहा है बरेली में। और आप देखिएगा 2027 तक ऐसे कई बरेली जैसे कांड पूरे उत्तर प्रदेश में सुनियोजित तरीके से भाजपा द्वारा चलाए जाएंगे। जी, अब आजम खान की बात उठी तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में भी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है सपा के नेता की ओर से, जिसपे लिखा है कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस के ख्वाब थे, आजम लौटे ये एक नई सुबह की पहचान है। तो इस पोस्टर से साफ संकेत कहीं ना कहीं मिलता है कि अब पार्टी आजम खान को अपनी ओर शामिल करना चाहती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ रणनीति हो रही है? कोई शामिल करने की बात ही नहीं है, क्योंकि इन आजम खान साहब एक सुनिए, आप सबको क्यों इतना कंफ्यूजन है? आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर है,
मतलब मेरे घर की पार्टी नींव में बनी शामिल थी। करने से मेरा मतलब है कि जैसा कि अभी आजम खान से भी बयान में पूछा गया है पत्रकारों के द्वारा कि आगे की रणनीति आप अपना राजनीतिक बसेरा कहाँ क्या मतलब पार्टी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब वापस राजनीति में रहेंगे, या फिर आप छोड़ के अपने पुराने जो विवाद है उनको सही करने में लगेंगे। तो उनकी ओर से कुछ स्पष्ट जवाब नहीं साफ स्पष्ट आया, आप लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी में चला जाऊँ। और आप क्या बात करते हैं? चरित्र की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला कि अखिलेश यादव जहां भी रहे वहां खुश रहें और वो हमारे लीडर है, हम चाहेंगे वो जीतेंगे। उन्होंने बोला और 8 तारीख को माननीय अखिलेश जी उनसे मिलने का। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी मीडिया में ऐसी खबरें डाल के, उन्होंने बोला ना आग मत लगाओ, ऐसी आग लगाने का काम करती। देखिए अब वो पत्रकारिता नहीं रह गई है जो हम लोग देखते थे। वो पत्रकार जिनकी स्पाइन हुआ करती थी, जो खड़े होके जो है प्रधानमंत्री से सवाल करते थे, वो खत्म हो गए थे। अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है कि आम काट के खाओगे कि छील के खाओगे, आप पर्स रखते हो कि नहीं पर्स। आप सोचिए इस लेवल की। और पत्रकार भी खत्म हो गए। जब पत्रकार खत्म हो गए तो पिक्चर के एक्टर जाके प्रधानमंत्री का एड लेने लगे। तो ये तो हालत है पत्रकारिता की। तो जो पत्रकारिता पैर में घुंघरू बांध के नाच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ पर्सनल ऑफिस में बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, वो कब चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़े? समाजवादी पार्टी को इनसे आगे बढ़ चुकी है। अब ये सब जनता के हाथ में है और जनता ने अपना फैसला देना शुरू कर दिया है। माननीय आजम खान साहब का हम लोग स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी की वो रीढ़ की हड्डी है और कोई गुस्ताखी ना करे कि माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बीच में जरा सा इन्फेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमको पता है जो इस तरह की गुस्ताखी कर रहे हैं हम लोग उनको ध्यान से देख रहे हैं और मुंह की खाएंगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी बात करेंगे उनसे। अब मैं हाल ही का मुद्दा जानना चाहूंगी कि अभी समाजवादी की नेत्री डिम्पल यादव और इकरा हसन को लेकर टिप्पणी की गई थी, उनके पहनावे को लेकर टिप्पणी की गई थी और अखिलेश यादव की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। और एक तरफ हर सरकार जैसे कि बात करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और वैसी समाजवादी भी बात करती है, लेकिन अखिलेश यादव पे काफी इल्जाम लगाया गया कि जब वो अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए मुखर के नहीं बोलते हैं तो बाकी महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? तो उस पे जानना चाहिए। ये गलत एंगल है। मुझे लगता है कि ये वाहियात टाइप की टिप्पणी पे किसी नेता को टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर है। समाज में अलग अलग टाइप के लेकिन लगते इसी मुद्दे को हैं। लेकर मैं पूरी बात पूरी करूँ। इकरा हसन, माननीय इकरा हसन जी, माननीय डिम्पल यादव जी इस देश की चुनी हुई निर्वाचित सांसद है। इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है। उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये एक महिला तय करती है। इसमें आशुतोष वर्मा, अखिलेश यादव नहीं तय करेंगे। इस गलतफहमी मत रहिए। समाजवादी पार्टी आधी आबादी की उतनी ही इज्जत करती है जितनी किसी और की करती है। और मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना ही अपने आप में छोटी बात है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किए गए थे और जो भारतीय जनता पार्टी में कोई काम धाम है क्या? अरे अगर कोई काम धाम होता तो ये पहलगाम थोड़ी हो जाता। मैं तो चिल्ला के बोलता हूँ कि आपके वहाँ पहलगाम, आपके वहाँ उरी, पठानकोट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सीबीआई, आपकी एसटीएफ, आपकी एलआईयू समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ी है। अब कल बरेली में इतना बड़ा कांड हो गया, वो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। आप सोचिए, उनको पता ही नहीं रहता है, इतना कुछ हो गया। पुलिस और वकीलों में लाठीचार्ज हो रहा है, बनारस में कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो क्या कर रही है आपकी एसटीएफ, आपकी एलआईयू? वो इन्हीं सब कामों में लगी हुई है कि समाजवादी पार्टी का आदमी कहाँ जा रहा है, उसको कैसे पकड़ लें, उसको कैसे ईडी सीबीआई में कर लें, उसको कैसे जेल भेज दें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाजपा जाए और कम से कम सुख शांति का जो है माहौल वापस उत्तर प्रदेश में है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या चुनौती है या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नेता जिसे अपनी कमजोरी समझती हो या अपने कट्टर का मुकाबला समझती है समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए चुनाव में किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत की, तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कहाँ गलतियाँ हुई उसको ढूंढना चाहिए। तो चुनाव तो बहुत साफ है कि आमने सामने का होगा और टक्कर बराबरी की होगी, लेकिन चुनाव का जो आगाज है वो हो चुका है। आज आपके आगाज टाइम से मैं ये बात कर रहा हूँ और 2024 में देश की बानगी को समझ में आ जाएगा कि 2027 में क्या होने जा रहा है।
जी, और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है, तो इसको लेके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या कुछ जनता को विश्वास दिलाएगी कि उनकी भी जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है, या आगे चल के बेहतर होगी, विधानसभा चुनाव के बाद 2027 के बाद बेहतर होगी? नहीं, हमको आप ये बताइए कि इस समय हम बात कर रहे हैं तो बरेली में लाठीचार्ज चल रही है, ये कानून व्यवस्था है? या फिर सरेआम जो है लखनऊ में गोली मार दी जाती है, ये कानून व्यवस्था है? ये खुलेआम चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना नहीं घट रही हो, चाहे व्यापारियों के साथ में हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो। आपने इसी सरकारों में देखा कि कितनी दलित बच्चियों को, पिछली बच्चियों को पेड़ पर टांग दिया गया, कितनी बार हुआ कि खुलेआम गोलियां चली। मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद में ये बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कानून व्यवस्था बेहतर है। कौन सी व्यवस्था बेहतर है? इनकी कानून व्यवस्था सिर्फ मुसलमानों पे और यादवों को गोली मारने और जेल भेजने में पड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो टूट नहीं सकते हैं और अब हम उसके आगे बढ़ चुके हैं। इस बीच में ये मुसलमानों पे और यादवों पे अत्याचार करते करते भूल गए कि इस देश में, इस प्रदेश में और भी बड़ी परेशानियां हैं। तो मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भी इससे उब गई है और इसीलिए जहां जहां आप देखते रहिए भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाती है। अगर ठीक से चुनाव हो गया होता तो हम इसको ढंग से देखा जाए तो हम 43 सीट नहीं, कम से कम हम इसके 53 या 63 जीतने जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी सरकार में ज्यादा कानून व्यवस्था सही रही है। जैसे कि सपा सरकार में जब बाबरी मस्जिद का मसला उठा था उस टाइम पे भी काफी लोगों की जाने गई थी, उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी जान गई। तो उसको लेके क्या है? कितनी जाने गई थी बताइए, कितनी जाने गई थी? देखिए बात समझिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक पन्ने खुलते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वाले वो जो है उनके नंगे हो जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद के कांड पर हमको दोषी ठहराती है कि कार सेवकों को गोली चलाई, यही तो बोलती है। मुझे कोई डर नहीं इस बात को बोलने में। किसने गोली चलाई थी? मुलायम सिंह स्टेट में लेके खड़े हो गए थे या अखिलेश यादव खड़े हो गए? मेरी बात सुनिए। गुजरात दंगे हो गए तो क्या नरेंद्र मोदी ने वहां गोली चलाई थी क्या? कैसी बात करती है? प्रमुख सचिव कौन था? प्रमुख सचिव कौन था उस समय? मुलायम सिंह। माननीय मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे और उत्तर प्रदेश की कार्रवाई करने पे कुछ भी होता है मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से बोलता है कि आप जाके कानून व्यवस्था संभालिए, तो प्रमुख सचिव ने गोली मरवा दी, यही तो कहेंगे। अब वो प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया है, प्रधान सचिव। तो ये राजनीति है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में जीत के आए तो नरेंद्र मोदी जी का पहला प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे, जो उस समय तत्कालीन कार्य सेवक गोली चलने के समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव थे। अब बताइए, तो आप इन इल्जामों को सिरे से नकारते हैं? सिरे से नकारते। उसके बाद कई पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो सरयू खून से लथपथ हो गई, फलाना हो गया, धमाका हो गया, खूब चलाया भाजपा ने। उसके बाद कई स्टिंग ऑपरेशन हुए, कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन जिनका नाम भाजपा ने दिया वो सब जिंदा बने। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? मीडिया मैनेजमेंट, अफवाहें फैलाना, ये पूरा इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि अफवाहें फैला दो, उसके बाद देखा जाएगा, और वही कर रहे हैं। भाजपा आज कोई 5 काम नहीं गिना सकती है जिसने लोगों के लिए, जनता के हक के लिए कुछ किया। स्कूल कॉलेज नहीं बनवा पा रही है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, साफ सड़कें नहीं है, जहां चले जाइए वहां पे सड़कें टूट रहे हैं, जानवर मवेशी परेशान है, खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, कौन खुश है? व्यापारी परेशान है। अब देखिए, जीएसटी पहले खुद लगाते हो, फिर जीएसटी खुद कम करते हैं और खुद अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तो भाजपा से ज्यादा निरंकुश सरकार पिछले 10 सालों में इस देश में नहीं देखी, और इतिहास याद रखेगा कि वो कितनी बड़ी भूल से 2014 में हुई है, जिसकी आज तक वो भुगत रहे हैं। और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वोट चोरी के लिए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले, अगर देश में किसी ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी। हमने यही लखनऊ के निर्वाचन आयोग में लिखित एफिडेविट दिए थे, कम से कम 18,000 फॉर्म लेके, कोई काम नहीं किया।
और कई बार निकल के आ रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा को पूरी तरीके से बचा रहा है, लेकिन हमें जनता पे विश्वास है ये इस बार 2027 की जो जीत का मार्जिन होगा समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का, वो इतना बड़ा मार्जिन होगा कि ये वोट चोरी चोरी कोई काम नहीं करेगी। और यही हमारी मतदाताओं की अपील है कि इस बार आप जिताने का मार्जिन कम से कम 50,000 के ऊपर रखिएगा हर कैंडिडेट का, ये वोट चोरी वोरी काम ही नहीं आएगी, तब सरकार बदलेगी। और जैसे कि विपक्ष का कहना है, विपक्ष के नेताओं का, खुद योगी आदित्यनाथ जी का भी कहना है कि सपा की सरकार में गुंडा राज रहा है। अगर देखा जाए मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद की बात करें या और तमाम ऐसे हैं जिनके बारे में बात करती है विपक्ष, तो उसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या गुंडा राज रहा है? या और ये भी कहती है कि हमने जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने गुंडा राज को खत्म किया है, जितने भी गुंडे हैं उनको जेल में भेजने का काम किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के टॉप 10 शातिर अपराधियों की लिस्ट निकाल लीजिए और बताइए कहां पर, खुद समझ में आ जाएगा। ये जो आपने दो नाम लिए हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, क्योंकि ये मुसलमान थे इसलिए उनको टारगेट किया गया है। आज धनंजय सिंह कहाँ है, कितने मुकदमे हैं? नहीं आपको पता होगा। पिंटू सिंह कहाँ है, कितने मुकदमे हैं? ब्रजभूषण सिंह कहाँ है, कितने मुकदमे हैं? चुलबुल सिंह कहाँ है, कितने मुकदमे हैं? ब्रजेश सिंह कहाँ है, कितने मुकदमे हैं? कोई बात नहीं लेने का, माननीय बन गए हैं सब लोग, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, इसलिए उनको गुंडा कहने से रुक जाएंगे। रिटर्न FIR है सबके ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जिससे उसको चुनाव में फायदा होता है। अगर चुनाव में फायदा नहीं होगा तो वो अपने भाई को भाई नहीं कहेंगे। आप क्या जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मशीन है और कुछ नहीं। तो आपका कुल मिला के कहना है कि मुसलमानों को लेके खासकर बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से, और मैं आपके माध्यम से बहुत दुख प्रकट करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने वाला और हमारे भोले भाले लोगों के बीच में मुसलमान भाइयों के खिलाफ इतनी नफरत बोलने वाला अगर कोई रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर्स होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्होंने कभी इस प्रकार से नफरत नहीं बोली। आज बच्चे बच्चे के बीच में हिंदू मुसलमान की खाई बना दी और ये ऊपर वाला कभी इनको माफ नहीं करेगा। आप देखिएगा जिस प्रकार से ये राजनीति से इनका पलायन होगा ना, सामाजिक जीवन से भी पलायन होगा। इन्होंने पूरे पूरे सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रक्चर किया है, इन्होंने पूरी पूरी गंगा जमनी तहजीब को डिस्ट्रक्ट किया है। हम सब लोग ने मिल के इस देश को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं रहा है आज़ादी में, इसलिए वो इसको इसकी महत्वता नहीं समझती। जी, तो मैं आखिरी सवाल में ये आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती तो आप पार्टी के भविष्य को कैसे देखते हैं? ऐसा होता ही नहीं, भविष्य ऐसा है ही नहीं। देखिए हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन राजनीति को पढ़ने का काम भी हम लोग समझ जाते हैं। जनता की आहट भी सुन लेते हैं, जनता का आशीर्वाद और धिक्कार भी समझ जाते हैं। नवंबर 2017-16 की आप कहानी देख लीजिए, हर कोई उत्तर प्रदेश में कह रहा था कि समाजवादी पार्टी की हालत खराब है, अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही थी, कई तरह की चीज़ें चल रही थी और हुआ भी वही। लेकिन 2024 के बाद कोई ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। और तो और छोड़िए, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, और छोड़िए। तो इसलिए भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। और गिनती सुन लीजिए, हम 300 से कम सीट नहीं जाने जा रहे। और आप रख लीजिएगा, आपके पॉडकास्ट में मैं फिर बैठूंगा, 300 प्लस सीट्स आप जो जोड़ लीजिएगा, ये अकेली समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक आएगी। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि युवा पीढ़ी को आप क्या बनने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, एक राजनीतिज्ञ या फिर एक डॉक्टर? नहीं, मैं युवा पीढ़ी से कहूँगा कि आप अपने हक को समझिए, छोटी छोटी बातों में लोगों से लड़ना बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान की बातों में मत आइए, अपने भविष्य, अपने परिवार के भविष्य के लिए और अपने समाज के लिए जरूर समय दीजिए। आप जो अगर 1 घंटा अपने समाज को देंगे, समाज आपको कम से कम आपको बहुत आशीर्वाद देगा, आपको बहुत आगे ले जाएगा। और डॉक्टर ना अगर कहें या राजनीतिक ना कहें तो आशुतोष वर्मा के लिए क्या चीज ज्यादा आनंदमय है, एक राजनीतिज्ञ होना या फिर एक डॉक्टर होना? अ डॉक्टर टर्न्स पॉलिटिशियन। जानना चाहूंगी, डॉक्टर या राजनीतिज्ञ? राजनीतिज्ञ। सपा या विपक्ष? सपा। हॉस्पिटल या विधानसभा? विधानसभा।
न्यूट्रिशन या पोस्टर वॉर? न्यूट्रिशन। बच्चे या युवा वर्ग? दोनों। ग्लोबल मंच या फिर यूपी विधानसभा? ग्लोबल। अखिलेश यादव या आजम खान? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। सपा का संदेश या विकास, सपा का संदेश क्या होगा, विकास या जातीय समीकरण? विकास, हर समय विकास। और टीवी डिबेट्स में शालीनता या फिर आक्रामकता? शालीनता से अपने अपोनेंट को गिराना, ये सबसे बड़ी आक्रामकता है। पोस्टर वॉर की बात करें तो रणनीति या फिर व्यापार? रणनीति। भविष्य के फोकस की बात करें तो डॉक्टरी या फिर राजनीति? राजनीति। और यूपी पेडिकॉन या फिर चुनावी रैली? चुनावी रैली। विवादित टिप्पणी सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक, हर समय समाज सकारात्मक को आगे बढ़ाता है। मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव? भविष्य अखिलेश यादव। और समाज सेवा या फिर प्रचार, पार्टी का प्रचार? नहीं, समाज सेवा, बिना समाज सेवा के कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपसे कुछ पॉलिटिशियंस के नेम लूंगी, तो आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आता है वो आपको शेयर करना होगा। सबसे पहले अखिलेश यादव। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट। और मुलायम सिंह यादव? अविस्मरणीय है। योगी आदित्यनाथ जी? बड़बोलापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? झूठ की बड़ी दीवार। आजम खान? बड़ी नींव। डिम्पल यादव? शालीनता। इकरा हसन? धारदार आवाज। और मायावती? बहुजन की बड़ी नेता। राहुल गांधी? ट्रांसफॉर्म्ड न्यू लीडर। और एक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे, एक वर्ड में आंसर? पारिवारिक, बाहुबली, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे एक डॉक्टर होने के साथ, एक राजनीतिक होने के साथ, कैसे डॉक्टर आशुतोष अपने काम को कर रहे हैं और साथ ही राजनीति के साथ साथ वो एक बाल रोग विशेषज्ञ। जी, तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने जाना कि कैसे एक डॉक्टर के साथ साथ एक राजनीतिक की भूमिका भी डॉक्टर आशुतोष निभा रहे हैं और कैसे बेबाकी से इन्होंने आज हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। एक बाल रोग विशेषज्ञ होने की जानकारी इन्होंने हमें दी, कैसे किन बीमारी से बचाव कर सकते हैं और साथ ही राजनीति को लेकर किए गए हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स। मैं भी आपके साथ पलक शर्मा। धन्यवाद।